रवीश ने जैसे ही पेपर खोला तो वो हेडलाइन देखकर दंग रह गया। आज भी हाईवे पर मर्डर? यार ये तो महीने से हो रहा है। लगता है किसी हाईवे लुटेरों का गैंग है। रवीश ने पूरा आर्टिकल पढ़ना शुरू किया। इस घटना में किसी भी तरह की कोई लूटमार नहीं थी। हमारे सूत्रों के हिसाब से वही मौत का संगीत वाले भूतों का काम है। हमारे इस विषय के विशेषज्ञ तांत्रिक आदिनाथ जी। पता नहीं आजकल न्यूज़पेपर वालों को क्या हुआ है। अब ये लोग तांत्रिकों के इंटरव्यू ले रहे हैं। मुझे इन सबके पीछे का राज पता करना ही पड़ेगा। और इसी सिलसिले में रवीश अपने ऑफिस गया। वो एक रिपोर्टर था और उसने डिसाइड कर लिया था कि वो इन घटनाओं पर से पर्दा जरूर फाश करेगा। रवीश ने अपने दोस्त कुमार को भी अपने साथ ले लिया। मुझे तो लगता है कि ये कोई जरूर बड़ा षड्यंत्र है। हाँ, कोई तो है जो हाईवे पर लोगों को मार रहा है और भूतों का नाम दे रहा है। हमको पहले उस ढोंगी तांत्रिक की खबर लेनी चाहिए। तो चलते हैं। रवीश और कुमार दोनों तांत्रिक के आश्रम पर पहुंच गए। जब वो लोग तांत्रिक के यहां पहुंचे तो तांत्रिक साधना में लीन था। उसने आंखें बंद करके ही बोला, रवीश, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आपको मेरा नाम कैसे पता है? मुझे तो यह भी पता था कि तुम कुमार को साथ लेकर आओगे। रवीश और कुमार दोनों थोड़े दंग थे। पर कैसे? सबकी अपनी अपनी सिद्धि है। जैसे तुम लोग अपने काम में माहिर हो, मैं अपने काम में हूं। रवीश, तुम्हारी जिज्ञासा तुम्हें यहां खींच लाई है। तुम्हें भूत प्रेतों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, पर अब तुम्हारा नजरिया बदलेगा। और कुमार, तुम तो हर लड़की पे बुरी नजर डालते हो। तुम्हें तो सावधान रहने की जरूरत है। मैं समझा नहीं। समझ जाओगे। बाबा, आप तो इतने बड़े ज्ञानी हो, तो ये बताइए आखिर हाईवे पर आधी रात को होता क्या है? अमावस की रात जैसी ही घड़ी में 12 बजते हैं, हाईवे पर अचानक सुरों की तान छिड़ती है। पूरा वातावरण संगीत में हो जाता है। संगीत नहीं, माया है माया। इस संगीत में लोग रम जाते हैं और संगीत की ओर खिंचे चले जाते हैं। पर जैसे ही कोई अपनी गाड़ी से नीचे उतरा, बस उसका अंत निश्चित है। रूपा नहीं छोड़ेगी। रूपा और उसके माता पिता का भूत उसी हाईवे पर शिकार करते हैं। बस शिकार उनके संगीत से खिंचा चला आता है, फिर वो लोग उन्हें मार डालते हैं। क्या बाबा, आप हमें किसी फिल्म की स्टोरी सुना रहे हैं क्या? हम रिपोर्टर्स हैं। आपको लगता है कि हम भूत और भूतिया परिवार की कहानी पर यकीन करेंगे? मुझे पता था तू मेरी बात नहीं मानेगा। अच्छा ये बता, इस महीने कौन से दिन ये घटना हुई थी? 14 तारीख को। 14 तारीख को अमावस था। ये तो इत्तेफाक भी हो सकता है ना बाबा? जब जब ये हाईवे पे खून की घटना हुई, हर बार अमावस की रात थी। क्या ये इत्तेफाक हो सकता है? वो मुझे पता नहीं, पर आपकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। मैं मानता ही नहीं कि भूत हो सकते हैं। ठीक है, तो खुद देख ले। लेकिन मेरी एक बात तुम्हें माननी ही होगी, अगर अपनी सलामती चाहते हो तो। क्या? तांत्रिक ने कुछ मंत्र पढ़े और उसके हाथ में 2 ताबीज आ गए। इन ताबीज को अपने गले में बांध लो, ये तुम्हारी रक्षा करेगी। कुमार ने फट से ताबीज ले ली और एक अपने गले में और एक रवीश के गले में बांध ली। फिर वो दोनों वापस अपने ऑफिस चले गए। तुझे क्या लगता है, ये बाबा की बात में कुछ दम है क्या? पहले मुझे भी लगा था कि ये ढोंगी बाबा है, लेकिन उसको तो हमारे बारे में पहले से पता था। अब लगता है बाबा सच बोल रहे होंगे। जय हो बाबा की। यार लेकिन मुझे यकीन नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि अगली अमावस को हम दोनों हाईवे पे जाते हैं और अपनी आंखों से दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। पर भाई, हाईवे पर जाना रिस्की है। साले तू रिपोर्टर होकर डर गया। लगता है तूने फेमस डायलॉग सुना नहीं है, रिस्क नहीं तो इश्क नहीं। चल ठीक है, हम दोनों जाएंगे, लेकिन अगर हमें जरा भी खतरा लगा तो प्रॉमिस कर हम वापस वहां कभी नहीं जाएंगे, ठीक है?
हाँ भाई, प्रॉमिस। तू ना बहुत बड़ा फट्टू है। रवीश कुमार के डर का मजाक उड़ा रहा था, पर कुमार को बाबा की बात पर यकीन हो गया था। अगली अमावस्या को रवीश और कुमार रात के 11 बजे अपने ऑफिस से निकले। तुझे पक्का ये करना है? हाँ यार, तू टेंशन मत ले, मुझे यकीन है भूत वूत कुछ नहीं होता। लगभग 1 घंटा रवीश गाड़ी चलाता रहा। हम हाईवे पहुंचने वाले हैं ना? हाँ, अभी 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। और देख, 12 भी बजने वाले हैं। कुमार को डर लग रहा था। रवीश गाड़ी चला रहा था। 10 मिनट बाद उन लोगों को एक बहुत ही मधुर संगीत सुनाई देने लगा। भाई, आगे खतरा है। उस बाबा ने सही बोला था, मुझे संगीत सुनाई दे रहा है। सुनाई तो मुझे भी दे रहा है, लेकिन मुझे लगता है ये कोई राजस्थानी संगीतकारों की टोली होगी। शायद वो लोग बीच में रुककर आराम कर रहे होंगे। हाईवे के बीच में कोई क्यों रुककर आराम करेगा? मेरी बात सुन, चल वापस चलते हैं। इतनी दूर आ गए हैं, आज तो मैं सच का पता करके ही जाऊंगा। रवीश कुमार की एक नहीं सुन रहा था। कुछ देर बाद संगीत की ध्वनि ऊंची हो गई और दोनों रवीश और कुमार शांत हो गए। रवीश गाड़ी तो चला रहा था, पर वो अभी सुध में नहीं था, मानो जैसे वो किसी चीज से खिंचा चला जा रहा था। कुमार की आंखें चढ़ चुकी थी। वो संगीत में अपनी मुंडी हिला रहा था। रवीश गाड़ी चलाता रहा और थोड़ी दूर आकर उसने ब्रेक मार दिया। फिर दोनों गाड़ी से बाहर निकले और सड़क के किनारे चलने लगे। वहां 3 भूत संगीत बजा रहे थे और नाच रहे थे। कुमार और रवीश इन्हीं की ओर खींचे चले जा रहे थे। अचानक उन भूतों ने संगीत बंद किया और जोर जोर से हंसने लगे। हंसी से रवीश और कुमार को होश आया। अपने सामने 3 भूतों को देखकर दोनों चौंक गए और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। कुमार भाग रहा था और एक भूत ने उसकी टांग खींच दी और रूपा के भूत ने तो रवीश को घेर लिया। अब तो यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। लेकिन मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो तुम लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी? मैं बदला लूंगी, सबसे बदला लूंगी। रूपा ने रवीश पर हमला करना चाहा, पर उसके आसपास एक सुरक्षा कवच बन गया और कुमार के आसपास भी। तीनों भूत छटपटा रहे थे। उनको रवीश और कुमार को मारना था, पर वो उन तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। आखिर गुस्से में रूपा का भूत चिल्लाने लगा, कौन हो तुम लोग? कौन हो? मैं रवीश हूं और ये कुमार, और हम लोग पत्रकार हैं। यहाँ क्यों आए हो? हाईवे की घटनाओं का सच जानने। हमने ही मारा है सबको और आगे भी मारते रहेंगे, समझे? पर क्यों? तुम्हें सच जानना था, जान लिया, अब चले जाओ, इससे पहले कि हम तुम्हें मार दें। शौक से मार दो, पर मुझे पूरा सच जानना है। रवीश की बातें सुनकर कुमार डर गया। अबे पागल हो गया है क्या? तो चुप। मैं आप लोगों से आपकी कहानी जानना चाहता हूं। मुझे यकीन है आप लोगों के साथ कुछ तो बहुत बुरा हुआ है। आज से 1 साल पहले मैं और मेरे माँ बाबा इस रास्ते से घर लौट रहे थे। हम कलाकार हैं, संगीत के शो करने के लिए अक्सर शहर जाया करते थे। उस रात हमें बड़ी देर हो गई थी और हाईवे पर सुनसान था। तभी हमें एक लॉरी आती दिखी और हमने मदद मांगी। हमें क्या पता था कि वो मदद हमारी जिंदगी बर्बाद कर देगी। हम लॉरी में चढ़े तो ड्राइवर और क्लीनर मुझे बुरी नजर से देखने लगा। कुछ देर बाद वो लोग हमें एक सुनसान इलाके में ले गए और मेरी माँ बाबा को रस्सी से बांध दिया। फिर वो लोग मुझे झाड़ियों में ले गए और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तो इसलिए आप सबसे बदला ले रही हैं? इतना ही नहीं, उन कमीनों ने मेरे माँ बाबा को लॉरी से नीचे फेंका और उन पर लॉरी चला दी। उस रात मैंने अपनी आंखों से अपना पूरा परिवार खत्म होते देखा।
और फिर मैंने पहाड़ी से कूदकर अपनी जान भी दे दी। और तब से मैं अपने माँ बाबा के साथ उन 2 कमीनों का इंतजार कर रही हूँ। आपके साथ जो हुआ वो बहुत ही बुरा था, पर उसके लिए आप सभी से बदला क्यों ले रहे हैं? क्योंकि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मैं बदला लेकर रहूंगी। रवीश, निकल इधर से जल्दी। रवीश और कुमार गाड़ी में भागने लगे और तीनों भूत गुस्से में उनकी गाड़ी का पीछा कर रहे थे। ये हादसा रवीश और कुमार को जिंदगी भर याद रहेगा। शायद अब वो कभी रात में हाईवे से नहीं जाएंगे। ये कहानी आंध्र प्रदेश के अम्बुजस्वामी की है। अम्बुजस्वामी ट्रेन के ड्राइवर के पद से रिटायर हुए थे, लेकिन रेलवे की नौकरी के दौरान उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जो वो कभी भुला नहीं सकते। दिसंबर के महीने की बात है। एक नई स्पेशल ट्रेन की शुरुआत हुई थी। अम्बुजस्वामी और उनके असिस्टेंट शेखरन की ड्यूटी उसी ट्रेन में थी। ट्रेन सही समय पर मंजिल की ओर रवाना हो गई। आप समझते क्यों नहीं, ये मेरी रिजर्व सीट है, इस पर मैं आपको बैठने नहीं दे सकता। रिजर्व ही है ना, खरीदी तो नहीं है। आप बड़े बदतमीज टाइप के आदमी हैं। बदतमीज तो आप हैं। देख रहे हैं, मेरे साथ मेरी बीवी है, छोटा बच्चा है, आप थोड़ा एडजस्ट नहीं कर सकते। उसी ट्रेन से घनश्याम भी यात्रा कर रहा था। दोनों यात्रियों के बीच बात बढ़ती देख उसने बीच बचाव किया। उसने दोनों को समझाया भी। दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर वो एडजस्ट करके बैठ गए। 5-6 घंटे बाद ट्रेन अपने पहले स्टेशन पर रुकी। चाय ले लो, चाय चाय चाय, गर्मा गर्म चाय, शुद्ध दूध की अदरक वाली चाय ले लो, चाय चाय। मूंगफली ले लो, मूंगफली, करारे मूंगफली, सर्दी का भगा दे मूंगफली। सर्दी कुछ ज्यादा ही थी। चाय वाले की चाय हाथों हाथ बिक गई। कई लोगों ने मूंगफली भी ली। ट्रेन फिर से मंजिल की ओर चल पड़ी। काफी धुंध के कारण ट्रेन बहुत धीरे धीरे चल रही थी। अचानक अगले स्टेशन के आने के पहले जंगल वाले रास्ते पर सिग्नल लाल हो गया। अम्बुजस्वामी ने ट्रेन रोक दी। धुंध के कारण पहले ही ट्रेन लेट चल रही है, ऊपर से ये रेड सिग्नल है। अयो सर, आगे लाइन क्लियर नहीं होगा। एक काम करो, तुम यहीं रुको, मैं थोड़ा हल्का होकर आता हूँ। आज सर्दी कुछ ज्यादा ही है। अम्बुजस्वामी हल्के होकर फिर से ट्रेन में चढ़कर बैठ गए, लेकिन उनका असिस्टेंट शेखरन वहां नहीं था। उन्होंने सोचा कि वो भी हल्का होने गया होगा। अचानक उसे किसी लड़की के पायल की छन छन की आवाज आने लगी। इतनी रात को ऐसे घने जंगल में पायल की आवाज कहाँ से आ रही है? ए लड़की, तुम इतनी रात को रेलवे ट्रैक पर क्या कर रही हो? चलो जाओ यहाँ से, जाओ। तू मुझे भगाएगा यहाँ से? तेरे जैसे कितने आए और चले गए। चुड़ैल, चेक कराना, चेक कराना, जल्दी आओ, जल्दी आना, चेक कराना। बहुत शोर करता है तू। तेरा शेखरन तो गया, अब तू देर मत कर, ट्रेन स्टार्ट कर। लेकिन अभी तो रेड लाइट है, आगे एक्सीडेंट हो गया तो। अम्बुजस्वामी को ट्रेन स्टार्ट करनी ही पड़ी। उसके बाद तो ट्रेन बिना किसी रेड लाइट की परवाह किए पूरी स्पीड से एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन निकलने लगी। चारों ओर हड़कंप मच गया। अरे ये ट्रेन रुक क्यों नहीं रही? मुझे तो यहीं उतरना है। मुझे भी। हे भगवान, कहीं गाड़ी का ब्रेक तो नहीं फेल हो गया। रुकिए, मैं गाड़ी की चेन खींचता हूँ। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ट्रेन भी इतनी स्पीड में थी कि कोई ट्रेन से कूदने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। सर, रेड लाइट के बावजूद ट्रेन हमारे स्टेशन से निकल गई है। अम्बुजस्वामी से बात भी नहीं हो पा रही है। ओहो, सुनो, ट्रेन थोड़ी देर में
सुरंग से होकर गुजरने वाली है। हमें जल्दी से सुरंग के बाहर उसे रोकना होगा, नहीं तो अगले स्टेशन पर खड़ी ट्रेन से उसकी टक्कर हो जाएगी। सर, मैं अगले स्टेशन मास्टर से पूरी तरह कांटेक्ट में हूँ। हम ट्रेन रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? यह कैसे हो सकता है? सर, मैं सच कह रहा हूँ, ट्रेन सुरंग से बाहर आई ही नहीं। पूरा रेलवे डिपार्टमेंट आश्चर्यचकित था। पूरी मीडिया में ये खबर फैल गई कि ट्रेन सुरंग के अंदर गायब हो गई। सबने बहुत कोशिश की, लेकिन किसी को उस ट्रेन का कोई पता नहीं चला। लेकिन 3-4 दिन बाद ही उसी ट्रेन के कई यात्री एक साथ रेलवे अस्पताल के डॉक्टर के पास पहुंचे। सभी के चेहरे पर चोट के निशान थे, लेकिन वो सभी अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे। डॉक्टर साहब, हमें बचा लीजिए, नहीं तो हम ट्रेन से गिरकर मर जाएंगे। डॉक्टर साहब, आप ट्रेन की चेन क्यों नहीं खींच रहे हैं? मुझे यहीं उतरना है। घर पर मेरी बेटी इंतजार कर रही है। डॉक्टर कुछ समझ पाते उससे पहले ही ये सभी यात्री भी ट्रेन की तरह ही अस्पताल से गायब हो गए। इस बीच इस घटना को 15 दिन बीत गए। एक रात वही स्टेशन मास्टर ड्यूटी पर था, तभी उसे फिर से वही ट्रेन सुरंग में घुसती दिखाई दी, लेकिन इस बार भी ट्रेन बाहर नहीं निकली। धीरे धीरे लोग उस सुरंग को भूतिया बुलाने लगे, लेकिन उस रास्ते से ट्रेनों का चलना बंद नहीं हुआ। एक रात स्टेशन मास्टर को किसी के कराहने की आवाज सुरंग के पास से आई। कौन है भाई? कौन है वहाँ? स्टेशन मास्टर साहब, मैं हूँ अंबुजा स्वामी। अरे, तुम तो उस स्पेशल ट्रेन के ड्राइवर हो ना, जो गायब हो गई? वो ट्रेन एक चुड़ैल के जंगल में है, उसने सभी को मार दिया। सिर्फ मैं और ये लड़का घनश्याम बचे हैं। उस रात ट्रेन के सुरंग में घुसने के पहले ही हमें सुरंग के बाहर खूब सारा धुआं दिखा। एक अजीब सा शोर भी हमारे कान में पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कई सारा लोग एक साथ रो रहे हैं। पता नहीं हमें कहाँ से हिम्मत आई और हम ट्रेन से कूद गए। उस रात की घटना और चुड़ैल के बारे में बताते बताते दोनों बेहोश हो गए। स्टेशन मास्टर जल्दी से पानी लेकर आया और उनके ऊपर छिड़का, तब जाकर उन्हें होश आया। स्टेशन मास्टर जी, आप जल्दी से लालटेन या मशाल और केरोसिन तेल की व्यवस्था कर दीजिए। वो चुड़ैल अब भी इसी सुरंग में है। वो फिर से किसी ट्रेन को गायब करके उसके सारे यात्रियों को मार कर खाना चाहती है। हमें जल्दी से जल्दी उस सुरंग के अंदर ही उसको मारना होगा। स्टेशन मास्टर ने पास के गांव वालों की मदद से सारी व्यवस्था कर ली और फिर सुरंग के दोनों सिरे पर आग लगा दी गई। ये ठीक नहीं किया तुम लोगों ने। मैं छोड़ूंगी नहीं छोड़ूंगी किसी को। चुड़ैल उस आग में जलकर भस्म हो गई, लेकिन वो सुरंग अब भी भूतिया सुरंग ही है। अभी भी उससे डरावनी आवाज आती है। रेलवे ने सभी ट्रेनों का रूट बदलकर दूसरे रूट से ट्रेन चलाने का फैसला ले लिया है। रामलाल रिक्शा चलाता है। सर्दियों की रात वो अपनी अंतिम सवारी को उसके घर छोड़कर वापस लौट रहा था। रात काफी हो गई थी।
जंगल वाले रास्ते तक पहुंचते पहुंचते जोर जोर से बिजली कड़कने लगी और बारिश होने लगी। इस बारिश को भी अभी ही होना था क्या भगवान, घर पहुंच जाता तब बारिश करवा देते। वो रिक्शे में जल्दी जल्दी पैडल मार रहा था ताकि जल्दी घर पहुंचे। अचानक से उसकी रिक्शा जंगल वाले सुनसान रास्ते पर जोर की आवाज के साथ रुक गई। अरे ये क्या हो गया, रिक्शा रुक क्यों गई? क्या ऊपर वाले जब देखो पीछे ही पड़े रहते हो। अरे इन कुत्तों का मुझे समझ नहीं आता, रात होते ही भैं भैं करके रोने लगते हैं। रात सुनसान सड़क और ऊपर से जंगल का रास्ता, डर के मारे बस ये हालत खराब है, ऊपर से कुत्ते। रुक जाओ अभी बताता हूँ इनको मैं। रामलाल ने पत्थर तो कुत्ते को मारा था, लेकिन दूर से किसी औरत के चीखने की आवाज आती है। यो तो किसी औरत की आवाज है। इतनी रात को इस सुनसान जगह पर औरत कहाँ से आ गई? कहीं कहीं मेरे पत्थर से उसे चोट तो नहीं लगी? अरे मुझे देखना होगा। वहाँ पहुंचकर रामलाल ने जो देखा वो सोच में पड़ गया। वहाँ एक गर्भवती औरत अपनी 2 छोटी छोटी बच्चियों के साथ एक बड़े से पत्थर की ओट में छिपी हुई थी। अभी भी तेज बारिश हो रही थी। उसकी दोनों छोटी बच्चियां बिल्कुल खामोश बैठी थी। अरे बहन, तुम लोग यहाँ इस सुनसान इलाके में क्या कर रही हो? भैया वो हमें यहाँ छोड़ गए हैं। कौन? अरे कौन तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को यहाँ छोड़ गया है? मेरा पति, मेरी सास और मेरे ससुर। पागल वागल तो नहीं है वो लोग जो तुम्हें और तुम्हारी बच्चियों को यहाँ छोड़ गए? चलो चलो, मैं तुम लोगों को तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। घर? हमारा घर तो यही है अंकल। पिछले 15 सालों से हम यहीं रहते हैं। तुम दोनों तो बहुत ही छोटी हो, लेकिन कह रही हो 15 सालों से यहीं रह रही हो। वो झूठ नहीं कह रही। उनकी बात माननी है तो मानो, नहीं तो भागो यहाँ से। अरे वो औरत कहाँ गई? उसकी बच्चियां भी ना है यहाँ। अचानक से वो कहाँ गायब होगी? रामलाल थोड़ी देर उन्हें वहीं इधर उधर ढूंढता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलती। अब बारिश भी बंद होने लगी थी। वो अपने रिक्शे के पास जाता है। उसकी नजर फिर से पिछले पहिए पर जाती है। अरे यो पहिया तो पंचर था, यो ठीक कैसे हो गया? रामलाल वहाँ से वापस घर तो आ गया था, लेकिन उसका मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। रह रहकर उसके आगे वही गर्भवती औरत और उसकी छोटी छोटी बच्चियों का चेहरा घूम रहा था। आखिर वो औरतें गायब कहाँ हो गईं? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है वहाँ। मैं आज रात फिर वहाँ जाऊंगा। हट यहाँ से, चल भाग। भागता है कि नहीं? यहाँ इतने सुनसान में गुड़िया लेकर कौन आया होगा? वो मेरी बेटी की गुड़िया है। अरे तुम कहाँ से आ गई? तुम अभी तक यहीं हो, अपने घर नहीं गई? तुम्हें एक बार में बात समझ नहीं आती? यही है घर हमारा। हम कई सालों से यहीं रह रहे हैं। हमारी गुड़िया हमें दे दो अंकल। देखो, हमने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं है। तुम बार बार यहाँ ना आया करो। अगर उन्हें पता लग गया तो वो तुम्हें भी हमारी तरह मार देंगे। मार देंगे? तुम्हारी तरह मार देंगे? मैं समझा कोनी। तुम लोग तो जिंदा हो। जिंदा? हाँ, जिंदा तो हम ही लोग हैं। मरे तो वो हैं जिन्हें बेटियां बोझ लगती हैं। जिन्हें बेटियां बोझ लगती हैं? अरे तुम कहना क्या चाहती हो? भैया, मेरा नाम शीतल है और ये मेरी बेटियां कोमल और चंचल हैं।
आज से 10 साल पहले की बात है। फिर से पेट में तेरे लड़की ही है? कल मुही मर क्यों नहीं जाती तू? 2 बेटियां पहले से ही छाती पर मूंग डल रही हैं हमारी। ऐसा मत कहिए माँ, ऐसा मत कहिए। ठीक ही तो कह रही है माँ। ना जाने कहाँ से ले आई इन दोनों को और हमारे माथे मर दिया, और अब तीसरी को लाने की तैयारी है। हाँ, कल मुही को सब पता था कि इस बार भी इसके पेट में लड़की ही है, तभी तो डॉक्टर के पास जाने से मना कर रही थी। तो फिर क्या सोचा है तूने? मैंने कहा ना, मैं ये बच्चा नहीं गिराऊंगी। तुझे जो कह रहे हैं कर, नहीं तो मार मार कर तेरी वो हालत करेंगे, तेरी आत्मा भी कांप जाएगी। आप जो चाहे कर ले, मैं अपनी बच्ची को नहीं गिराऊंगी। उन जालिमों ने उसकी एक न सुनी। वो उसे लगातार मारते रहे। उसे इतना मारा गया कि उसकी जान ही निकल गई। अरे बेटा, ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? कहीं ये मर तो नहीं गई? माँ, ये तो मर गई। हे भगवान, ये क्या कर डाला तूने? तूने तो इसे मार ही दिया। बंद करिए अपना यह नाटक। मैंने नहीं, हम सब ने मारा है इसे। देखो बेटा, जो हुआ सो हुआ। अब लाश को ठिकाने लगाने की सोच। कहीं पुलिस को पता लग गया तो पूरी जिंदगी जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। ये तो गई, अब इसकी दोनों बेटियों का क्या करना है? उसे भी इसकी माँ के पास भेज देंगे। ये दोनों वहीं खुश रहेंगी। उन दुष्टों ने मेरी बेटियों को खाने में उसी दिन जहर दे दिया। ये दोनों भी नहीं रही। फिर उसी रात हम सभी की लाश को ठिकाने लगाने के लोग निकल पड़े। ये चुपचाप हमारी लाश को यहीं नाले के किनारे ले आए। इन्होंने पेट्रोल छिड़क कर आग भी लगा दिया। लेकिन उस दिन भी जोरों की बारिश होने लगी। ये मुई बारिश कहाँ से आ गई? माँ, यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। चलो यहाँ से निकल चलते हैं। कहीं किसी ने देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तेज बारिश के कारण हमारी लाशें नहीं जली। तब से हमारी आत्मा यहीं भटक रही है भैया। तुम लोगों ने कितना सा है बहन, कितना सा है। पता नहीं लोगों को लड़कियां क्यों नहीं चाहिए। अरे लड़की नहीं होगी तो ये संसार ही नहीं होगा। ये बात उन्हें समझ क्यों नहीं आती? भैया, हमारा एक काम कर दो ना। हमारी आत्मा भी अब तंग आ गई है। तुम हमारा अच्छे से अंतिम संस्कार करके हमें मुक्त कर दो ना। बोलो ना भैया, हमें मुक्त करोगे ना? बोलो ना। रे बहन, मैं तुम्हें मुक्त भी कराऊंगा और जिन्हें कैद में डलवाना है उन्हें कैद में भी डलवाऊंगा। रामलाल ने तीनों का अच्छे से अंतिम संस्कार कर उन्हें मुक्त कर दिया। साथ ही उसने पुलिस वालों को शीतल के ससुराल वालों की सारी कारगुजारी कह सुनाई। पुलिस वाले उन्हें पकड़ कर ले गए। रामलाल जब भी उस रास्ते से गुजरता है तो उसे ऐसा लगता है कि वो दोनों छोटी बच्चियां और शीतल मुस्कुराकर उसे धन्यवाद कह रही हैं। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।